और लोभ पढ़ने का भी हो सकता है। अभी लोभ दोनों जगह पे, आसक्ति दोनों जगह पे है, लेकिन पढ़ने की आसक्ति आपको संसार से मुक्त करने वाली है और खाने की आसक्ति आपको शरीर को हानि करने वाली है। तो उस आसक्ति को पहचानना कि आसक्ति का स्वरूप क्या है, क्या बंधन के तरफ ले जाने वाला है या बंधन में ले जाने वाला उसका मार्ग है। तो आसक्ति अपने आप में ऊर्जा है। लोभ बुरा है, लेकिन कब बुरा है वो हमें समझ में आना चाहिए, वो जागृति से समझ में आता है। जैसे लोभ के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं तो वो लोभ श्रद्धा में बदल जाता है, बुद्ध के आसक्ति में बदल जाता है, निर्वाण की आसक्ति में बदल जाता है। वो द्वेष बुद्ध के प्रयत्न में बदल जाता है, बुद्ध की ऊर्जा में बदल जाता है, करुणा में बदल जाता है। तो ऊर्जा का एक प्रकार का रूपांतरण हो जाता है। और इसलिए चौथा जो तत्व जो है वो एक प्रकार से हम बुद्ध के उस चित्त के अनुभव में प्रवेश कर देते हैं। फिर मैत्री की करने की जरूरत नहीं होती है, मैत्री वहां पे विराजमान होती है। करुणा करने की जरूरत नहीं होती है। जागरूक मनुष्य को या जागरूक चित्त को मैत्री करने की जरूरत नहीं है, मैत्री वहां पे विराजमान है, स्वभाव ही मैत्री का है। जैसे कि लोभ का स्वभाव लोभ करना है सामान्य मनुष्य का, सामान्य चित्त का, वैसे ही जागरूक चित्त का स्वभाव ही मैत्री करना है। वो एक चित्त है, उसका एक धर्म है, ये एक चित्त है, इसका एक धर्म है। तो लोभ करना नहीं पड़ता है, लोभ तो हो जाता है क्योंकि उसका कारण है, उसका आकर्षण है, उसका अज्ञान है। और यहाँ पे जागृति है, पूर्वग्रह नहीं है और निरंतरता, सत्य के उद्देश्य के प्रति हमारी जागृति है। तो इनके कारण अपने आप ही जो हमारा कुशल या बुद्ध चित्त है, परम चित्त जो है वो वहाँ पे जागरूक हो जाता है, विकसित होने लगता है। ऐसा कह सकते हैं कि वो बादलों में दबा था, जैसे जागरूक होते गए वैसे वैसे बादल के भीतर जो सूरज का प्रकाश है वो ऊपर आने लगता है। हमारी चेतना जो है शुद्ध रूप में ऊपर आने लगती है, जिसका हमारे पूरे शरीर और पूरे अस्तित्व में एक नया अनुभव अपने लिए, जैसे कि सूरज अपने आप प्रकाशित जलता है, औरों को प्रकाशित करता है, तो हमारा भी अस्तित्व अपने आप को शुद्ध करके औरों को भी शुद्ध करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील होता है, जिसे हम धम्म का अनुभव कहते हैं या जागृति का अनुभव कहते हैं। अभी कुछ बातें जो अभी तक आध्यात्मिक तौर पे हमने देखी है। सर यहाँ इस तरह के जो आप बता रहे हैं, तो इससे एक सवाल खड़ा ये हो जाता है कि फिर स्मृति के कार्य क्या है। तो कार्यों में ये भी चीज लग रही है कि हर समय स्मृतिमान रहना यही सभी समस्याओं का समाधान है या सभी दुख से मुक्त होने का उपाय है। तो वो कैसे रह सकते हैं, कितनी चीजें उसके साथ करते रहे जिससे कि हमेशा स्मृतिमान रह सके। तो इस तरह का कुछ इसमें आप इंक्लूड करेंगे? हाँ, बिल्कुल, आगे वो इम्प्रूवमेंट आएगा। और जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो उसी का हिस्सा है, इसका कोई अलग से हम क्या कहते हैं मार्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन ही अपने आप में मार्ग है। और क्योंकि अभी आप जब पढ़ा रहे थे ना, तो ये चार बातों में, जैसे करुणा और लास्ट वाले में बता रहे थे कि करुणा, मैत्री और जो बातें बताई थी, तो वो सारी चीजें प्रभावहीन क्यों है? क्योंकि वो स्मृतिमान होके उसके सत्य को समझते हुए नहीं करने के कारण बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आगे जैसे जैसे हम चार स्मृति प्रस्थान का जब हम अभ्यास करेंगे, काया का, वेदना का, चित्त, धर्म का, तो उसमें जो आप मार्ग क्या है बुद्ध ने हमें बता दिया है और उस मार्ग पर हम चल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में मार्ग नहीं है, लेकिन जो उसकी गहराई है या स्पष्टता है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेने की और समझने की कोशिश करनी है, ताकि हम जब स्मृति का सराव करें या स्मृतिमान होने का हम अनुभव ले तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम सही में स्मृतिमान हो रहे हैं।
या स्मृति का कुछ हमें अनुभव आ रहा है, जो हम फिर आनापानसति करें या फिर हम ध्यान के अलावा भी जो हम क्रियाकर्म करते हैं, जो हमारी गतिविधि है, उस गतिविधियों में धर्म को या स्मृति को कैसे हमें देखना है, कि हमारे स्वयं के अनुभव से ही हमें वो परखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। मैं आगे जो बातें और इसको समझाने के लिए जो कुछ जानकारी आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, वो है स्मृति का मनोवैज्ञानिक स्वरूप क्या है। मुझे लगता है कि समय होते आ रहा है, इस पर मैं कम मंतव्य करूँगा, लेकिन जो इसका PDF है उसको मैं शेयर करूँगा और उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर उसमें कुछ बातें अगर आपको अस्पष्ट है तो कल के टॉक में हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक तौर पे जिसे हम साइंटिफिकली कह सकते हैं कि स्मृति के तत्वों को कैसे बताया जाता है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक बौद्धिक क्षमता के रूप में जो हमारा ब्रेन है उसके साथ में जुड़ी हुई यादें हैं, या उसके अनुभव पे उसको समझाया जाता है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें जो कुछ भी अनुभव और जो सूचनाएं जाती है या ज्ञान के रूप में संग्रहित होती है, वो सभी स्मृति है के विविध रूप में व्यवस्थित रहता है। जो कुछ भी हम अनुभव लेते हैं और जो सूचना है या ज्ञान है, उसका संग्रह करना या संग्रहित रखना, ये स्मृति का जिसे हम मेमोरी कहते हैं, उस मेमोरी के तौर पे मनोवैज्ञानिक रूप में मस्तिष्क और मस्तिष्क के साथ में जो जुड़ी हुई जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है ब्रेन का और ब्रेन के साथ साइकोलॉजी का, ये बहुत ही अफलातून है। अफलातून इसलिए है क्योंकि जब हम बुद्ध के परिभाषा में मन, मस्तिष्क, मन को और स्मृति को और इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो उसकी प्रामाणिकता या उसकी जो वैज्ञानिकता हमें कभी कभी हमारे मन में सवाल खड़ी होते हैं कि स्मृति क्या है, कैसे काम करती है। तो आज का जो मनोवैज्ञानिक और न्यूरो साइंस ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाने का प्रयास किया कि सही में स्मृति का स्वरूप क्या होता है, किस प्रकार से स्मृति को हम अपने मस्तिष्क के रूप में या मनोविज्ञान के रूप में उसको हम देख सकते हैं। एक दो बातें बता के फिर मैं अपने आज के प्रवचन को यहाँ पे समाप्त करने वाला हूँ। वैसे बहुत सारे मुद्दे मैंने इसमें लिए हैं कि स्मृति की क्रियाविधि भी बताई गई है कि 3 क्रियाओं से स्मृति का आचरण होता है, जो वैज्ञानिक जगत में बताया जाता है। भले वैज्ञानिक जगत में ये बताया जाता है, ये आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही है। बुद्ध ने भी ऐसा ही बताया है, जिसे हम स्मृति कहते हैं। वो स्मृति का 3 चरण में क्रिया होती है। जैसे कि स्मृति क्या है इसके बारे में हमने देखा, स्मृति के पहलू क्या है उसके बारे में देखा, कि स्मृति की क्रियाविधि क्या होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे उस स्मृति का प्रारंभ होता है, कैसी स्मृति बनती है, जो हमारे रोज के जीवन में हम स्मृति का सराव करते हैं या उसका अनुभव लेते हैं। तो उसमें पहले चरण में जो सूचनाएं जो है वो कुटबद्ध की जाती है। कुटबद्ध मतलब संग्रहित, उसको कुटबद्ध मतलब एक प्रकार से वो प्रक्रिया से जुड़ती है। प्रथम चरण में सूचना क्या होती है, एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारे साथ में पहले चरण में आती है। दूसरे चरण में उस जो सूचना का आने की जो प्रोसेस है उसका वो संग्रह करती है। और तृतीय चरण में इसको फिर से पुनर्स्मरण में उसको लाई जाती है। अभी उदाहरण के तौर पे हमारे इंद्रिय है, उसको बारे में उसको अच्छी तरह से बताया गया है। उसको आप और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि पहले चरण के बारे में भी मैंने इसको इसमें लिखा है कि उसमें सही में क्या होता है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में भी आप देख सकते हैं। और बुद्ध ने भी यही बताया है, जिसे हम इंद्रिय कहते हैं, जिसे हम स्पर्श कहते हैं। तो स्पर्श से जो विषयों का संपर्क होता है, यही पहला चरण है। इसमें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके बताए कि आंखों में जो रेटिना है उससे कैसे तंत्रिका कोशिकाएं उस वस्तु को देखती है, उसके विद्युत तरंग बन के फिर वो हमारे ब्रेन के अंदर उसका अलग स्वरूप बन जाता है, कोडिंग में परिवर्तित होता है, तरंग में परिवर्तित होता है। और तब जाके उस वस्तु के बारे में हम पहचानते हैं कि ये व्यक्ति है, ये कलर है, ये वस्तु है, आंखों से देखते हैं। फिर कानों का भी ऐसा ही है। तो जो भी हमारे इंद्रिय है
इंद्रियों के माध्यम से जो हमारे मस्तिष्क के साथ उस विषय का जो संवाद होता है उसी को हम स्पर्श कहते हैं। और उसी स्पर्श को ही ये प्रथम चरण बताया जाता है कि जो स्पर्श विषयों का और इंद्रियों का होने वाला संघर्ष या कांटेक्ट ही स्पर्श है, यही प्रथम चरण है। वैज्ञानिक जगत में उसको बहुत ही जो हमारे ब्रेन के और जो विषय वस्तु के साथ में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसको इसमें और बेहतरीन तरीके से बताया है, ताकि हमें ये समझ में आए कि जो हमारी स्मृति है वो कैसी बनती है। हमारे 5 इंद्रिय जो है जो शरीर के है उसके साथ में वो बनती है, और छठा मन जो है वो भी उसमें कहीं ना कहीं अपना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, जो हम आगे उसके बारे में जब प्रक्रिया में आते हैं तो उसमें मन एक अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दूसरे चरण में। हाँ, जब हम उस सूचना को क्या कहते हैं, संग्रहित करते हैं। जो कोडिंग, क्योंकि जब तक हमारे पास में सूचना आती है वो कोड होता है, और उस सूचना को संग्रहित करने का जो कार्य जो है वो ब्रेन में, मस्तिष्क में होता है। हाँ, तो ये स्मृति की दूसरी प्रक्रिया है, जिसमें जो अधूरी जो सूचना है वो अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर उसको गढ़ सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। जो आपके पास में सूचना आई है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये सूचना है, ये सूचना आपके पास में आ रही है, पहली प्रक्रिया है शब्दों के माध्यम से। लेकिन जब आप शब्द सुनते हैं और सुनने के बाद में उसको स्मरण रखने के लिए आप कुछ उसमें और याद कर लेते हैं अपनी तरफ से, ये आपकी स्मृति की एक खुद की आपकी प्रक्रिया है। उसको आप कुशल तरीके से भी गढ़ सकते हैं या अकुशल तरीके से भी उसको याद रख सकते हैं। वो अनुभव, जो शब्दों का, जो सूचना का जो अनुभव है, उसके साथ आप किसी प्रकार की भी कल्पना कर सकते हैं। बुद्ध होने की भी कल्पना कर सकते हैं, या आपको नींद आ रही है, आपको आलस आ रहा है, आपको बोरिंग लग रहा है, वो भी कल्पना कर सकते हैं। लगता है कि ये शब्द मेरे लिए अच्छे नहीं है, और हो सकता है कि वो शब्द आपके अच्छे के लिए भी आपकी मन कल्पना, क्योंकि वो सूचना का जो आप संग्रह कर रहे हैं वो आपके स्मृति का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि आप उसको किस प्रकार से संग्रहित कर रहे हैं। और वही संग्रह जो है तीसरी प्रक्रिया में फिर से पुनर्जीवित होता है, जब हमारा मन शांत होता है। और उसको फिर से हम स्मृति में लाते हैं, जिसे हम ध्यान के भीतर जो निवरण आते हैं वो कहीं ना कहीं वही पुनस्मरण है जो हमने इंद्रियों से लिया है। और इंद्रियों से लेते हुए जो हमारा मन अगर जागरूक है और नहीं है, तो उस प्रकार की कल्पनाओं के माध्यम से उसको हमने स्मृति में रखा है। और वही स्मृति जो है, जिसे हम छाप कहते हैं, जो छाप पड़ी है, संग्रहित हुई है, वही स्मृतियाँ, जैसे आप ध्यान में बैठते हैं, नींद में जाते हैं या कोई भी काम करने लगते हैं, वही स्मृतियाँ हमारे भीतर वो फिर से पुनर्जीवित हो जाती है। सर, ये इस तरह से जो बुद्धत्व में जो बताया है ना, कि बुद्ध को पुराने हजारों जन्मों तक की बात, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो तो इससे मैं ये देख रहा था कि ये सागर से भी गहरा और विशाल शांति बुद्ध के मन में अनुभव विद्यमान हो गई ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इतना मतलब ये आनंद उठा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इस बात को, इस चर्चा से सुन के ही इतने आनंदित और गदगद हो रहे हैं। तो बुद्ध की शांति का कितना बड़ा प्रमाण होगा। बिल्कुल उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि समय पूरा हो गया है। तो इस कुछ स्लाइड के कुछ बातें और मेरे पास में है, उसको मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, जो थोड़ा आप भी पढ़िए, देखिए, तो मुझे ज़्यादा विश्लेषण देने की कल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये लग रहा है कि ये जो आप सुबह शाम लेते हैं इतना पर्याप्त नहीं होता, हमारी जिज्ञासा शांत होती नहीं इससे, और चर्चा होने का ये समय की और इसकी पाबंदी है। तो ये प्रत्यक्ष वैसा जो शिविर रहे ना, उसमें
बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर हम प्रत्यक्ष, आप लोगों की डिमांड है तो जरूर शिविर का भी आयोजन कर सकते हैं। ये झलक है, ये इंटरवल है। अगर हाँ जी रंजनी सर, मुझे एक बात कहनी है सर। हाँ रजनी, थोड़ा सा एक सबको क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन प्रश्न पूछने का सबको अधिकार है, लेकिन जैसे आप पढ़ाते हो ना तो सुभाष जी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है सर। ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो आप एक टाइम दीजिए क्वेश्चन का प्रश्न पूछने के लिए पर्टिकुलर। अगर आप सभी ने लिख के रखे फिर बाद में पूछे तो यानी जो लिंक रहती ना वो हमको समझता नहीं है सर। सर क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं सबका। ठीक है सुभाष जी, थोड़ा आप इसका ध्यान रखिए। प्रश्न के लिए टाइम दीजिए, प्रश्न के लिए आवश्यकता ये समयानुकूल लगती है ना। कई बार मुझे ध्यान के बाद मतलब आज की सवेरे की बात थी कि उस समय चर्चा चाहिए, ये फ्लो कट जाता है सर को आप क्वेश्चन पर्सनल भी पूछ सकते हैं सर। डिस्टर्ब थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है बस सुभाष जी, बाकी लोगों का ध्यान रखिए। आपत्ति की, लेकिन मुझे क्या आवाज होता है कि ये फिर लिटरली वन साइडेड सर मतलब ज्ञान हमको फीड करते रहेंगे जैसे प्रवचन देते हैं तमाम लोग, और वो प्रवचन फिर हमारे चिंतन और मनन के साथ ठीक है सुभाष जी का जो भी है फ्लो टूट जाता है और जो एक कंसंट्रेट होता है उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, आप सभी की बात मैं समझ रहा हूँ, इसमें थोड़ा हम कार्य करेंगे। इनके प्रश्न के जवाब आप व्यक्तिगत इनको समय दे के दे दिया करिए। हाँ वो भी है, और आप सवाल का नोट कर लिया करें प्रश्न। हाँ बिल्कुल, क्योंकि विषय थोड़ा गहरा होता है तो उनको भी कई समस्या, उनको लगता है कि समाधान तभी मिल जाए, तो मुझे भी लगता है कि मेरा काम ही है समाधान करना। लेकिन बाकी लोग जो मित्र है उनको अगर इस प्रकार से कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मुझे भी ध्यान रखना है, और शायद सुभाष जी से भी हम सब के तरफ से रिक्वेस्ट है कि उनके जो भी सवाल हैं बहुत ही सटीक होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ उनके सवाल बहुत ही सटीक होते हैं, लेकिन फिर भी उनके सवाल के माध्यम से हमें बहुत कुछ चीज़ें हमें स्पष्टता भी मिलती है बाकी मित्रों को, और उनकी चाहत भी ये होती है कि सवाल उनका खुद का भले हो, लेकिन उनको लगता है कि बाकी लोगों के इसमें भी वो सवाल कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और अच्छा है वर्तमान में वो सवाल पूछते हैं तो मुझे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी मित्रों को अगर बाकी मित्रों को अगर कुछ फ्लो टूट जाता है या कुछ चीज़ें उनको अस्पष्ट रह जाती है मेरे विषय को लेके, तो हो सकता है कि इसको थोड़ा हम मेंटेन करें, और जो भी सवाल जवाब का सत्र है उसको हम अलग से रखेंगे, या आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, जैसे कि उनके व्यक्तिगत तौर पे कुछ 10 मिनट रखिए ना सर। लास्ट 10 मिनट सवाल जवाब के लिए रख सकते हैं आप, ऐसा लगता है मुझे। तभी के तभी ठीक इसलिए है कि वो तभी के तभी उनके ध्यान में आता है। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी ये इंटरैक्टिव है, बाकी लोगों को भी अगर ऐसा कुछ सवाल पूछने की कहने की अगर कुछ आप कोशिश कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही सवाल करें, ताकि हाँ और हमको ये लगता है कि वो जो पूछते हैं ना वो हमारी भी समझता है या हमारा भी वो सवाल रहता है, इसलिए हम भी चुप रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको मिडल पाथ में देख सकते हैं कि हमें एक दूसरे को समझना है, उनकी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है, और मैं भी आप दोनों की ज़रूरत को समझ के मुझ में भी क्या सुधार करना है तो आप मुझे भी बता सकते हैं कि सर ऐसा ही करिए। तो सभी का जो निर्णय रहेगा वो मेरे लिए मान्य रहेगा, लेकिन फिर भी विषय की जो गंभीरता है या विषय का जो मूल तत्व है, अगर उसको समझने के बाद में अगर सवाल जवाब सुभाष जी भी करते हैं या आप में से कोई भी करता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि बाकी सभी लोगों को एक अच्छा विषय की जो समझ है या स्पष्टता भी हो रही है। कभी कभी विषय तुरंत समझ में नहीं आता है, तो ऐसे सवाल के माध्यम से भी आप कुछ और
समझने का या जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी समय हो गया है और जिस प्रकार से मैं इस विषय को लेके जो बात करने वाला था वो कुछ बातें आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और सिर्फ मैं एक आखिरी स्लाइड बता के, इसमें बहुत सारी स्लाइड्स है सर, ये पीपीटी आज ही शेयर कर दीजिए। हाँ, आज ही शेयर कर देता हूँ मैं। थैंक यू सर। हाँ, मैं सिर्फ कुछ और एक बात महत्व की बता के मैं अपनी बात को पूर्ण करूँगा, क्योंकि हम जो आनापानसति का जो ध्यान कर रहे हैं वो हमारे श्वास के साथ जुड़ा हुआ है, और सांस में जो प्रक्रिया घटित होती है उसको और सूक्ष्मता से फिजिकली जो अनुभव है और उसका शरीर पे कैसा परिणाम होता है, क्या हो रहा है सही में हमारे लंग्स में, हृदय के साथ और पूरे शरीर में, सांस आती है जाती है फेफड़ों के साथ, या हमारा जो हृदय है या हमारी धमनियाँ है, जो प्राण वायु भीतर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो हमारे इस पूरे आनापानसति का सिर्फ आध्यात्मिक अर्थ न लेते हुए उसका जो भौतिक या हमारे शरीर के साथ, हमारे शारीरिक वैज्ञानिक विज्ञान के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ताकि हम बहुत सारी बीमारियां हैं उससे हम बाहर आ सकें, क्योंकि सांस का संतुलन ही शरीर का स्वास्थ्य है। जैसे श्वास का संतुलन बिगड़ जाता है, जो वैज्ञानिक लोगों ने उसको प्रमाणित किया है, और बुद्ध ने भी आनापानसति के माध्यम से हमें सांस का जो संतुलन है, यही संतुलन ही मन की शांति है। जितना सांस का संतुलन होगा उतना मन शांत होगा, उतना ही मन एकाग्र होगा, जिसको हम एकाग्रता, सुख, शांति कहते हैं। तो और कुछ नहीं है। हाँ, ये सांस का संतुलन होना, और संतुलन होने का जो प्रमाण जो है वो वैज्ञानिक लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से खोज के हमें प्रमाणित किया है कि हमारी सांस की जो गतिविधि जो है वो 12 से 20 के सांस के भीतर होनी चाहिए। मैंने काउंट किया खुद का सांस, आप भी काउंट करने का प्रयास करें। 1 मिनट में हम कितनी सांस लेते हैं, ये सांस ही आपको या हमें बताएगा कि हमारा स्वास्थ्य निरोगी है या रोग की तरफ जा रहा है। बहुत सारी बीमारियों के साथ सांस का संबंध है, और इसलिए जब आनापानसति, माइंडफुलनेस जब वैज्ञानिक जगत में प्रवेश किया तो उसके बहुत सारे एडवांटेज, बहुत सारी रिसर्च से पता चल जाता है कि सांस को देखते देखते शरीर के बहुत सारे अंगों पर उसका पॉजिटिव, सकारात्मक असर होता है। और जैसे सकारात्मक असर होता है तो शरीर के भीतर में जितनी भी नकारात्मकता है जिसके कारण हम बीमार हैं, फिर हमारा हृदय की बीमारी हो, इवन ब्रेन में जो ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेन में जो बीमारियां होती है, या शरीर में किसी भी जगह पे बीमारी होती है, सभी बीमारियों से बाहर आने के लिए आनापानसति, माइंडफुलनेस आज का ध्यान महत्वपूर्ण ध्यान कहलाया जाता है। तो जो सांस की गति 12 से नीचे होना और 20 के ऊपर होना, ये रोग का लक्षण है। 12 से नीचे होता है मतलब सांस की गति धीमी हो जाती है, और 20 के ऊपर चला जाता है तो सांस की गति बढ़ जाती है। ये दोनों भी हानिकारक है शरीर के लिए और मन के एकाग्रता के लिए। अगर मन एकाग्र नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारी सांस की जो गति जो है एक तो कम हो रही है या ज़्यादा बढ़ रही है। और इसकी जो प्रामाणिकता जो है, हमने अपने सांस को देखते हुए, अगर आप 1 मिनट के अंदर जो आप काटा, सेकंड काटा 12 से 12 पर आता है, उस बीच में आप कितनी सांस लेते हैं काउंट करने का प्रयास करें। अगर 12 के नीचे जा रही है, 10, 8, 9 तक जा रही है और 1 मिनट खत्म हो रहा है, तो समझ जाए कि हमारी ब्रीदिंग की जो प्रक्रिया जो लो है। अगर 20 के ऊपर जा रहा है तो ब्रीदिंग की प्रक्रिया बढ़ गई है। तो आनापानसति क्या करेगी, सांस को देखने की प्रक्रिया ये करेगी, हमें संतुलन लाने के लिए मदद करेगी। और संतुलन आ गया तो समझ जाइए कि बहुत सारी हमारी शारीरिक बीमारियां तो कम होगी, साथ साथ में जो हमारा मन का संतुलन है, एकाग्रता है, उसका भी हमें अनुभव होने लगेगा कि
सांस किस प्रकार से हमें संतुलित करता है, एकाग्र करता है। जो बुद्ध ने कहा है कि आनापानसति एक बहुत ही लाभदायी ध्यान है, इसका हमें वैज्ञानिक प्रमाण में भी हमें उसका अनुभव होगा, और साथ साथ में जो हम आध्यात्मिक तौर पे जो ध्यान का सराव कर रहे हैं उसका भी हमें बेहतरीन लाभ मिलेगा, और हमारा ध्यान करने का जो मन है, श्रद्धा है, उसमें बहुत सारा विकास हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में आप जुड़े रहने के लिए। मैंने काउंट किया है 1 मिनट में 10 सांस आती है लगभग मेरा। हाँ, कई बार मैंने चेक किया है। हाँ, तो ये मतलब 12 के ऊपर और 20 के अंदर आनी चाहिए, वो आएगी अगर हम सही अर्थ में माइंडफुलनेस होते हैं तो। मतलब हमारा माइंडफुलनेस कहीं ना कहीं वीक है, कमज़ोर है, और उस पर हमें कार्य करने की ज़रूरत है। एक प्रकार से मेडिसिन के रूप में अगर हम सही में अपने आप को बीमारी से, कोई भी प्रकार की बीमारी से अगर बाहर आना चाहते हैं, और आध्यात्मिक चेतना में या आध्यात्मिक अनुभव में अगर हम आगे जा रहे हैं और आगे आना चाहते हैं, तो हमने अपने माइंडफुलनेस को और अच्छी तरह से विकसित करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, हम कल ध्यान के सराव में जो दूसरा चरण जो है आनापानसति का, उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। तो आज के इस दूसरे दिवस के सत्र में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देके मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा, शुभ रात्रि।